मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि देखिए टैक्स अनाउंस सरकार ने किया है, इसका मतलब ये नहीं है या लीगल या इलीगल हो गया है, उस पर अभी फैसला आना बाकी है। तो एक बार फिर से क्लैरिटी आज जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बयान पर दे दी है। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण सिंह, शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। लेकिन पिछले हफ्ते हमने क्रिप्टो टैक्स का जिक्र तो कर लिया था, लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं बाजार के हालातों पर। तो जनवरी में बिटकॉइन ने 3 महीने का लो हिट किया, रिकवरी शुरू हुई ही थी कि फिर से रेड में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो उतार चढ़ाव है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल आम बात है, और जब आप उन्हें बात करते हो सुनेंगे तो वो बोलेंगे कि बेयर और बुल रन तो चलता ही रहता है। मेहमानों के साथ इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि बेयर और बुल रन एक्चुअली होता क्या है। आपको क्या लगता है क्या होता है, बेयर रन, बुल रन, या फिर बेयर मार्केट, बुल मार्केट? मैंने बाहर जाकर लोगों से यही पूछा। पहले गेसिंग गेम शुरू करते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पर आएंगे। ये एक रनिंग प्रोसीजर हो सकता है, ये भागने का एक कह नहीं सकते क्या ये हो सकता है। ये मैनिपुलेशन ना हो किसी चीज़ कोई लोगों की अपनी, जैसे स्कैम भी हो सकता है। बेयर स्टॉक मेरे ख्याल से हो सकता है कपल ऑफ stocks एक साथ। Bull is definitely the share market, and the bear must be the cryptocurrency coming out now. Yeah, so bear market is when the market is down, and bull is, you know, the kind we associate a bull with vigor and energy, so it's going up. Bull market is something which goes up when the stocks go up, right? And the bear is the one जब नीचे जाता है। करेक्ट। क्रिप्टो करेंसी भी जिंदगी की तरह है जिसमें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। कई लोगों ने सही कैस किया कि बुल मार्केट यानी जब मार्केट अपनी ऊंचाइयों पर होती है, और बेयर मार्केट जब उसका डाउनफॉल चल रहा होता है। तो मैंने बाहर जाकर खूब मजे ले लिए, लेकिन अब आइए समझते हैं थोड़े डिटेल में कि क्या होती हैं ये दोनों टर्म्स। इन्हें बेयर रन या बेयर स्टॉक या बुल रन और बुल स्टॉक, बुल मार्केट जो है, माफ कीजिएगा, उसके तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बुल रन क्या होता है? वो समय जिस वक्त ज्यादातर निवेशक जो है वो खरीदारी करते हैं, तो इसे बुल रन कह दिया जाता है या बुल मार्केट कह दिया जाता है। अब इस हालात में मांग जो है वो ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। इसी की वजह से जो आत्मविश्वास है बाजार का वो काफी ज्यादा होता है, और इस दौरान कीमतें बढ़ती भी हैं। लॉजिक वही है, क्योंकि डिमांड जो है वो ज्यादा है तो इसीलिए कीमतें बढ़ती हैं इस दौर में। दूसरी तरफ बेयर रन या फिर बेयर मार्केट, वो समय जब सप्लाई ज्यादा है और मांग कम है। ऐसा अक्सर तब होता है जब आत्मविश्वास इन्वेस्टर्स में कम हो। इसी दौरान इसी वजह से कीमतें घटती भी हैं, और अगर लंबे समय की आपकी रणनीति है तो इस समय खरीदारी आप कर सकते हैं, आगे जाकर फायदा हो सकता है। अब आता है एक और अहम सवाल कि ये जो दोनों शब्द हैं, बेयर मार्केट, बुल मार्केट, ये आए कहां से? तो कोई एक ऐसा ओरिजिन नहीं है जिस पर आप पॉइंट आउट कर सकते कि हां जी यहां से शुरू हुए। अलग अलग थ्योरीज हैं। सबसे पॉपुलर जो थ्योरी है वो ये कि जितने भी ये दोनों जो टर्म्स हैं ये इन जानवरों के हमले के आधार पर बनाए गए हैं। बुल्स जो हैं वो अपने सींग को ऊपर की तरफ कर हमला करते हैं, इसलिए जब मार्केट ऊपर जाती है तो कह दिया जाता है कि ये बुल मार्केट है या बुल रन पर है। दूसरी तरफ बेयर जो हैं अपने पंजे से नीचे की तरफ हमला करते हैं, इसीलिए जब मार्केट, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो, जब वो उसमें उतार आता है तो कहा जाता है कि ये बेयर रन पर है या बेयर मार्केट है। तो ये दोनों टर्म्स आपने समझ ली। अब मौजूदा जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बिटकॉइन का जो बवाल है उसे सेटल कर लेते हैं। नवंबर के अपने रिकॉर्ड $69,000 से करीब 40% नीचे फिलहाल बिटकॉइन है। वहीं 3 महीने में सबसे नीचे ये जनवरी में पहुंचा था, और बिटकॉइन क्रैश की वजह से ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट में $1 ट्रिलियन का नुकसान भी हुआ। आज की अगर बात करें, आज की तारीख की बात करें, तो जो बाजार है उसमें आपको काफी रेड मार्क्स वो नजर आएंगे। चाहे बिटकॉइन हो 3.5% नीचे है, इथीरियम 5.10% नीचे है, टेथर नीचे है, कार्डानो जो है वो भी नीचे है, और सोलाना भी नीचे है।
चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ शर्मा है, पार्टनर एट जंप कैपिटल, ये वहां क्रिप्टो और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स में डील करते हैं। दूसरी तरफ अजीत खुराना, क्रिप्टो एक्सपर्ट, फाउंडर जेनेसिस नेटवर्क। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और अजीत जी, कुछ हफ्ते पहले हम बात कर रहे थे क्रिप्टो विंटर की, हमने डिस्कशन की थी। तो अभी बिटकॉइन क्योंकि एक पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है, तो उसमें जब थोड़ा उतार चढ़ाव नजर आता है तो लोग थोड़ा सा घबराते हैं। सबसे पहले तो मुझे आप बताइए कि किसे ब्लेम करें हम, अजीत जी, कि क्या वजह आपको नजर आ रही है फिलहाल बिटकॉइन के इस उतार चढ़ाव की, या फिर ओवरऑल जो रेड साइन नजर आ रहे हैं? देखो, मैंने स्वेटर नहीं पहना इस समय, जो कि पिछले टाइम जब मैं आया था हमने क्रिप्टो करेंसी की बात की थी तो मैंने स्वेटर पहना हुआ था। तो मुझे लगता है कि शायद विंटर से मुझे इतना डर नहीं लग रहा। मगर हाँ, ये मायूसी की बात जरूर है कि चलो नवंबर के 69,000 को हम नहीं भी गिनते, मगर आज से ठीक 365 दिन पहले का रेट देखें तो उससे भी हम 10% नीचे हैं। जबकि बिटकॉइन जो है ऊपर नीचे जाता रहता है, लेकिन पिछले साल के रेट के मुकाबले इतना नीचे नहीं रहना चाहिए। काफी चीजों को हम ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल करेंसी है। तो हम हमेशा से नहीं, पिछले 2 महीनों से यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो संभावना है, आशंका है और जो अनाउंसमेंट है उसको ब्लेम कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ जहां पे कुछ मार्केट में अनिश्चितता है, दूसरी तरफ हमें ना कोई बड़ी अच्छी न्यूज आते नहीं नजर आ रही। पहले कभी ईटीएफ की न्यूज आती थी जो अच्छी होती थी, या किसी तरह की सरकारी न्यूज आती थी जो अच्छी होती थी। तो एक तरफ कुछ आशंका, दूसरी तरफ कोई अच्छी न्यूज नहीं। मुझे लगता है इसी का कारण है जब देख रहे हैं मार्केट में। सौरभ भाई, जैसे यूएस का जिक्र किया अजीत जी ने, तो एनुअल इन्फ्लेशन रेट जो है वो 7.5% वहां का अनाउंस हुआ, और वही मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो भी टाइट हो रही है। तो आपको लगता है वहां से उसका जो इफेक्ट है वो इसकी तरफ आ रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो इसका सीधा असर दिखाई? हाँ, देखिए, पिछले कुछ सालों से क्रिप्टो एक नई एसेट क्लास है, और पिछले कुछ सालों में अपने तरीके से चलती थी। एक बहुत ही छोटा इंस्टीट्यूशनल मार्केट से कनेक्टेड था, मोस्टली रिटेल ड्राइव करता था। लेकिन अब ऐसे जैसे जैसे क्लास मैच्योर होती जा रही है, नए नए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से जुड़ते जा रहे हैं। तो जैसे नए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से जुड़ेंगे, उनका बिहेवियर भी आपको क्रिप्टो में दिखेगा। तो फेड का थोड़ा सा बेरिश स्टांस है मार्केट पे, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिन्होंने अपने पैसे स्टॉक में डाल रखे हैं, क्रिप्टो में डाल रखे हैं, वो सेफ जगह लेके जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। तो वो डेफिनेटली अब इससे कनेक्टेड है। दूसरी बात आपको देखनी चाहिए कि एक बहुत ही बड़ा नया एसेट क्लास है जो कि 2 ट्रिलियन का इतनी जल्दी हो गया। तो आप बिना वॉलेटिलिटी की तो आप उसको नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो उसके बिना रहेगा। तो ये वॉलेटिलिटी तो चलती रहेगी, बट ये बात सही आपने बोली कि अब ऐसे जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना कुछ पोर्शन क्रिप्टो में डालते रहेंगे, उसकी कपलिंग मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं उससे जुड़ती रहेगी। अजीत जी, बिटकॉइन लोग कह रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये ओवरबॉट लेवल के करीब आ रहा है, तो इसलिए भी शायद कुछ इस तरीके के रिजल्ट से दिखा रहा है। आप इससे अग्री करते हैं? देखिए, जब नवंबर में 70,000 की तरफ जा रहा था तो मुझे लगा था ओवरबॉट है। फिर भी बेचने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि कई बार ऐसा लगा है ओवरबॉट है और उसके बाद भी वहां से दाम दुगने हो चुके हैं पिछले, अगर हम दशक में देखें। मगर इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से साइडवेज मूवमेंट है, साइडवेज यानी क्रिप्टो करेंसी में 20% ऊपर नीचे अगर होता रहे तो उसे भी साइडवेज कहते हैं, स्टॉक मार्केट में नहीं। मगर मुझे लगता है कि इस समय मुझे ओवरबॉट सिचुएशन नहीं नजर आ रही। यदि कोई न्यूज ना हो, यानी कि कोई बहुत अच्छी या बुरी न्यूज, तो इन दामों से इस स्तर से मैं समझता हूं बढ़ेगी कीमत। सौरभ, आखिरी सवाल आपसे। तो रशिया जो है वो क्रिप्टो करेंसी को एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी एक्सेप्ट कर सकता है, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं, और वहां कुछ ऐसा एक अग्रीमेंट बैंक्स के साथ रशियन गवर्नमेंट ने वो क्रैक कर लिया है। तो ग्लोबली आप देखते हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं, और क्या इस तरह की खबरें जो हैं वो मार्केट को स्टेबल या थोड़ा बेहतर कर सकती हैं? जी बिल्कुल, हालात बेहतर हो रहे हैं। देखिए, यूरोप तो काफी देर से ही काफी सपोर्टिव है। अगर हम कंट्रीज में देखिए, क्रिप्टो काफी तेजी से बढ़ा है। यूएस, इवन दो यूएस काफी रिस्ट्रिक्टिव है और काफी रेगुलेटेड है, क्रिप्टो करेंसी के सपोर्टेड है। और जिन कंट्री से हम घबराते हैं, जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन है और ज्यादा इम्पैक्ट है, ऑब्वियसली इंडिया और चाइना उनमें से आएंगी रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव। उन्होंने भी बहुत ही पॉजिटिव स्टांस लिया है। तो ये सारे के सारे चीजें मायने रखती हैं। चाइना भी वैसे बैन है, लेकिन सेंट्रल डिजिटल करेंसी की बात काफी एक्टिवली करता है। तो ये सब चीजें बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है।
फिर भी कहूंगा, लेकिन वॉलेटिलिटी चलती रहेगी। नई एसेट क्लास है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, और कोई भी एसेट क्लास जितनी तेजी से बढ़ेगी वो उसमें वॉलेटिलिटी आपको दिखेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए सरल शब्दों में। तो फिलहाल ये चर्चा तो खत्म होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि चर्चा का हिस्सा आप भी बने, यानी आपके सवाल जो हैं वो भी हमारे एक्सपर्ट उसका जवाब दें। इसलिए हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है रोहास नागपाल, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हैं हाईफाई ब्लॉकचेन पर। इनका बहुत बहुत स्वागत है। सेगमेंट का नाम है सवाल जवाब। जो सवाल आपने हमें भेजे हैं वही हम इनके सामने अब रखने वाले हैं। फैजी का सवाल है, क्या आरबीआई की करेंसी को विदेशों में भी खरीदा जाएगा? क्योंकि इस बार जब बजट अनाउंस हुआ तो उसमें एक सीबीडीसी की बात हुई, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी की बात हुई, तो क्या जब वो आएगा तो क्या उसे विदेशों में खरीदा जाएगा? रोहास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में हमें कुछ अभी तक क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अभी इस गवर्नमेंट ने सिर्फ शुरुआत की है बातचीत। तो मेरे हिसाब से हमें कम से कम 1 साल तो लगेगा और समझने के लिए कि ये सीबीडीसी कैसी होगी और नेशनल चलेगी या इंटरनेशनल चलेगी। अगला सवाल होमोसेपियंस का है। हालांकि यहां पे तो सारे क्रिप्टोसेपियंस हैं और उनका सवाल है, लीगलाइजेशन का इकोनॉमी पर क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा? जरूर, बहुत पड़ेगा, बिकॉज अब जो इंडियन प्रोजेक्ट्स बाहर जाके इनकॉर्पोरेट होके चलते थे, अब वो डायरेक्टली इंडिया से चल सकते हैं। और इंडियन स्टार्टअप्स भी, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं ब्लॉकचेन और क्रिप्टो रिलेटेड, जो मेरे हिसाब से अब इस साल में हम बहुतों को देख सकते हैं कि वो सारे प्रोजेक्ट अब लाइव जाएंगे। तो इससे हमारे कंट्री के जीडीपी में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। शुभम अगला सवाल पूछ रहे हैं, विल द गवर्नमेंट नो इफ वी कीप आवर क्रिप्टोज इन वॉलेट्स लाइक मेटामास्क? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नहीं, क्योंकि ये जो वॉलेट्स होती हैं, इन्हें डाउनलोड करने के लिए आपको केवाईसी नहीं करना पड़ता, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ते, तो दुनिया में किसी को भी पता नहीं चलेगा। पर आपके क्वेश्चन के पीछे का मैं आइडिया समझ रहा हूं। इतना याद रखिए कि जब आप क्रिप्टो वॉलेट यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से क्रिप्टो आएगा और कहीं ना कहीं वो क्रिप्टो जाएगा। अब उन 2 जगह से अगर ट्रैकिंग शुरू की गई तो जरूर पता चल जाएगा कि ये क्रिप्टो आपके पास कहां से आया, आपने उसके साथ क्या किया, और अगर वो इलीगल है या आपने उसके ऊपर टैक्स नहीं भरा है तो आप बहुत सीरियस प्रॉब्लम में आ सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग सवाल जो मुझे आज सड़क पर पूछा गया था और मैं आप ही से वही पूछना चाहता हूं रोहास, की जब एक्सचेंजेस में हमारी करेंसी पड़ी है और अगर हम प्रॉफिट बना भी रहे हैं तो सरकार को कैसे पता लग रहा है? ऐसा बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन ये कि सरकार को कैसे पता चलेगा प्रॉफिट के बारे में? जी हाँ जी, तो ये तो क्या होता है, अगर आप एक्सचेंजेस के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि अब वो टीडीएस शुरू होने वाला है इसके ऊपर, तो हर ट्रांजैक्शन अब रिकॉर्ड की जाएगी और रिपोर्ट की जाएगी। पर अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस या फॉरेन एक्सचेंजेस पे कर रहे हैं तब चांस कम है, शायद सरकार को नहीं पता चले। पर इतना याद रखिए, अगर कल सरकार ने नोटिस भेजे फॉरेन एक्सचेंजेस को और उन्होंने डेटा दे दिया तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा, स्विस बैंक में ऐसा ही हुआ था कुछ टाइम पहले। राइट, आखिरी सवाल हमारे बैंक ने डिटेल भेज दी थी फाइनली। राइट, आखिरी सवाल हमारे एक दर्शक का, और शुड आई बाय द डिप? अब बाय द डिप एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है, तो रोहास पहले तो वो एक्सप्लेन कर दीजिए और उसके बाद इनका सवाल है कि क्या इन्हें बाय द डिप की ओर जाना चाहिए? नहीं, डिप का मतलब है कि जब भी क्रिप्टो प्राइस नीचे जाती है आप खरीद लीजिए, पर ये दुनिया का सबसे खतरनाक तरीका है पैसे बनाने का। बिकॉज इसका मतलब ये है कि आप बोल रहे हैं कि बस क्रिप्टो जिंदगी भर ऊपर ही जाने वाला है और कभी भी गिरेगा नहीं, कभी क्रैश नहीं होगा, और ये मेरे हिसाब से गलत सोचने का तरीका है। देखिए, ये बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है, आप समझ लीजिए, रिसर्च कीजिए, और सिर्फ जो प्रोजेक्ट्स में आपको दम लगता है उसके ऊपर आप इन्वेस्ट कीजिए, पर ये बाय द डिप में कभी मत जाइए। सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, किसी अगर कोई वैल्यू 10 है, आज 5 पे है, तो आपको लगे मैं खरीद लेता हूं कि मुझे फायदा होगा, तो लेकिन कल को अगर वो 2 पर पहुंची तो फिर मुश्किलें आप ही के लिए बढ़ने वाली है। रोहास, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बहुत इंटरेस्टिंग बातें होंगी। मेटा वेडिंग हुई है, मेटावर्स, ये शब्द अगर आपने सुना है, नहीं सुना कोई बात नहीं, ब्रेक के बाद थोड़ा ब्रीफली वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन पहली शादी हुई है, ये एक डिजिटल शादी है, जूम वाली शादी नहीं, उससे एक स्टेप आगे मेटावर्स वाली शादी है। कैसी दिखती है और इसका प्लान जिन्होंने किया उनके साथ भी हम बातचीत आपकी करवाएंगे। ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कॉफी एट कंट्रोल।
मैं नाच इसलिए रहा हूं क्योंकि हम शादी की बात करने वाले हैं और ये कोई ऐसी वैसी शादी नहीं है, ये है मेटावर्स वाली शादी और इसीलिए ये हिस्सा है हमारे शो कॉफी एंड क्रिप्टो का। मेरा नाम है अरुण सिंह। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम बात कर रहे हैं हमारे देश में हुई मेटावर्स शादी की। तो 6 फरवरी को तमिलनाडु के कपल ने हॉगवर्ट्स थीम मेटावर्स वेडिंग रिसेप्शन होस्ट की। दुनिया भर से 6000 लोगों ने इसे अटेंड किया। ब्राइड के लेट जो फादर हैं उनका डिजिटल अवतार बनाया गया और वो भी इसमें डिजिटल अवतार के जरिए शामिल हुए। मेटावर्स होता क्या है? मेटावर्स अगर एक लाइन में मुझे आपको बताना हो तो मेटावर्स एक वर्चुअल 3D एनवायरनमेंट होता है जहां यूजर्स के डिजिटल अवतार जो होते हैं उनके जरिए एक दूसरे से इंटरैक्शन हो सकती है। तो ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को मिक्स करता है, ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन और वर्चुअल रियलिटी, तो सबका कॉम्बिनेशन ये होता है। तो यानी जैसे आप जूम पर अपने फ्रेंड से बात करते हैं वो तो सिर्फ एक विंडो होती है, यहां पर एक वर्चुअल रियलिटी है जिसमें आप एंटर करते हैं और आपके अवतार एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और बहुत सारी और डीलिंग कर सकते हैं और यहां पर बहुत सारी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं एनएफटीज के जरिए। फिलहाल जिन्होंने इस वेडिंग को ऑर्गेनाइज किया वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष मुरुगन, ऑपरेशन मैनेजर टाडीवर्स, दूसरी तरफ विघ्नेश सेल्वराज, सीईओ टाडीवर्स। विघ्नेश, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये आइडिया कहां से आया मेटावर्स शादी का? सुभाष, आप इसका जवाब देना चाहेंगे कि इसका आइडिया कहां से आया इस शादी का? Okay, so I'll just explain like how this idea came. Me and Vignesh, we are so passionate towards this metaverse and all the concepts. So we are working on this metaverse blockchain for past a year of time. So we are planning to do something in metaverse and all. So once we are in under the planning, we mentioned that we are going to do something in metaverse in our LinkedIn profile. So through this LinkedIn profile, our client contacted us and they came to us. So at beginning to convince the client and the client's family, that was a bit of difficult because metaverse is a complete new concept. It is something in a gray space. So we just explained them, we showed them certain demos, we made them understand like how it works and all. So once the client got understanding it, so he convinced his family. So this is how the process went. तो उन्होंने अपनी फैमिली को कन्विंस किया और ये नई टेक्नोलॉजी है, आप कह रहे हैं कि आपने उनके परिवार को कन्विंस करने के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर लगा। क्या तैयारियां थी विघ्नेश जो आपने इस शादी के लिए की? Yes, like, the way, like, we thought trying to bring the avatars, like the bride and the groom's avatars over here, but we thought, how far, like, when we take, grooms, like, grooms just told us, like, whether the bride's father is being, like, died for past few years, so we can bring their avatars into the place so that she will be emotionally connected with. He needs the present to be in a different level rather than the great gifts. He needs her father to be present over in the the metaverse. That's where like we thought, okay, let's do it. So it would be completely rather than giving an invitation or which is impossible way to bring in this real world. So that's where we thought just diving into the metaverse. जी, इसकी एक इमोशनल वैल्यू जो है वो बहुत प्रेशियस मुझे लगी क्योंकि जो कपल में जो लड़की हैं उनके पिता गुजर चुके हैं लेकिन उनका डिजिटल अवतार जो है वो भी बनाया गया और उसके जरिए वो शामिल जो डिजिटल अवतार है उससे आई एम श्योर जो परिवार है उसे बहुत खुशी जरूर मिली होगी। वहीं सुभाष, आप बताइए कि किस तरीके की एनएफटीज क्रिएट की गई थी इस शादी में? तो शगुन दिया लोगों ने या एनएफटीज दी? Sorry to mention this because Tadiverse, we did that NFT. It was another company who partnered and did the NFTs. Our own NFTs are going to come in a couple of months. Yeah. लेकिन किस तरीके की NFTs थी अगर आप बता सकते हैं? टाइप्स क्या थी NFTs की? To be honest, here there was around 50 types of NFTs were being made in different manners, like in the North Indian wedding, Hollywood wedding, and Harry Potter themed wedding. So it was like typically 50 different NFTs were made, especially for this Asia's first metaverse marriage, which was present by CoinSwitch. अच्छा, और विघ्नेश, आखिरी सवाल आपसे कि आम जो शादी होती है उससे इजी लगा ये, क्योंकि वैसे तो साल भर लग जाता तैयारियों को, तो उससे आसान था ये? Yeah, it was like very difficult to take this. We first thought like we can do before all these things been happen, when the dates comes nearby, the entire things become
very difficult, like, you know, bringing their avatars into, you know, the metaverse, which is very new concept, and there is no existing idea that is being present. To bring all these things, we felt like, you know, the complete team members didn't even sleep for, you know, 2 hours a day. Like it went in that. सुभाष, लेकिन एक डिसएडवांटेज शादी का लग रहा है मुझे कि शादी का खाना कैसे एंजॉय करेगा? Exactly. I'm 22 years old and I don't have any experience in marriages. तो शायद वो एक अपडेट हो सकता है टेक्नोलॉजी में कि जो खाना है शादी का, उसका भी जो लुत्फ है वो मेटावर्स शादी में आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत बधाइयां आपके इस एफर्ट के लिए, जहां पर एक मेटावर्स शादी हुई और 6000 लोगों ने उसे अटेंड किया। ये डिजिटल शादी है, क्रिप्टो वाली शादी है, नया जमाना है, साल 2022 की शादी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही फिलहाल जो ये शो है वो खत्म होता है, लेकिन अगर आपके कुछ सुझाव है, आपके कुछ सवाल है, क्वेरीज है, डाउट्स हैं, तो आप अपनी वीडियो शूट कीजिए और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए। टैग कर दीजिएगा मुझे, मेरा नाम है अरुण सिंह, एनडीटीवी इंडिया को टैग कीजिए और हैशटैग भी आप साथ में डाल सकते हैं, क्रिप्टो विद एनडीटीवी। तो वो वीडियो हमारे तक पहुंचेगी और फिर हम उसे इस शो में शामिल कर सकते हैं। आप ट्वीट भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। तो फिलहाल वक्त हो चुका है मेरा यहां से जाने का, लेकिन आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।